हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। राम राम, हर हर महादेव, जय माता दी। तो अभी एग्ज़ाम तो नियर है और वीडियो तो हम लोग रिसेंट से बना रहे हैं। तो इसी को लेकर के हम लोग अब शॉर्ट में अब चैप्टर्स को स्टडी करेंगे, या आप कह सकते हैं कि हम लोग समरी जैसा इसको पढ़ेंगे चैप्टर्स को, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप लोगों का जो डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। और रिसेंट में अगर आप वीडियो को देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी वो सारी चीज़ें दिमाग में आ जाए। तो आज हम लोग चैप्टर 2 हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, क्लास 10 का, जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। सबसे पहले हम लोग शॉर्टकट में अगर हम लोग बात कर लें, नेशनलिज्म मतलब होता क्या है, तो नेशनलिज्म मतलब अपने देश के प्रति प्रेम। ये क्या कहलाता है? नेशनलिज्म कहलाता है, यानी कि राष्ट्रवाद कहलाता है। तो ये चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ये चैप्टर मेन फोकस इसमें किया गया है गांधी जी पर, और गांधी जी ने किस प्रकार से हमारे देश को आज़ादी दिलाया, किस प्रकार वो साउथ अफ्रीका से आए और क्या क्या उन्होंने क्या क्या किया हमारे देश को आज़ाद करने के लिए, और क्या कौन कौन से मूवमेंट्स उनके द्वारा शुरू किया गया है, इन्हीं सभी के बारे में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जब हमारे देश में कंट्रोल था ब्रिटेन का, ब्रिटिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो सबसे पहले जो वर्ल्ड का इम्पैक्ट, या अगर हम लोग बात करें कि जो अलग अलग देश जो लड़ रहे थे, तो जो फर्स्ट जो वॉर जो लड़ा गया अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, तो वो जो था वो कहलाया हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो शुरू हुआ 1914 में, तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया ने इसमें भाग नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा था, क्योंकि उस समय जो ब्रिटेन जो था उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था, और वो ब्रिटेन जो था वो भारत पर कब्जा किए हुए था। और जो वॉर के एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए उसने भारत में अलग अलग तरीके के चेंजअप किए, टैक्सेस बढ़ाए, वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहले कि 1941 में जब जो पॉलिटिकल सिचुएशन जो चल रहा था वर्ल्ड वॉर का, तो इस वर्ल्ड वॉर में भारत को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ा। पहला था डिफरेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, कस्टम ड्यूटीज़ बढ़ाई गई, इनकम टैक्स बढ़ाए गए, जो फूड ग्रेन्स का जो डिमांड जो था और उनका जो प्राइस जो था वो भी डबल हो गया। 1930 से और 1918 तक इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो इंडियन सिटीजन्स जो थे वो फेस कर रहे थे। और साथ ही साथ इसमें जो विलेजर्स लोग जो थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी में भर्ती किया जा रहा था। तो जब 1918 और 1919 का टाइम आया और 1920 से 21 का टाइम आया, तो इस समय भी भारत की स्थिति, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो परेशानी थी, लेकिन उसके बाद भी परेशानी भारत के साथ कंटिन्यू रही। तो इस समय जो भारत में ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज जो थी वो धीरे धीरे लॉस होने लगी, उनका जो मोमेंटम, जो स्पीड जो था वो धीरे धीरे घटता गया। पीपल्स को शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी कि उस समय महामारी आई, तो उस समय महामारी के कारण भी भोजन की कमी हुई। उसी समय आया इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, आया महामारी, आया इन्फ्लुएंजा, उसका भी लोगों पर सिचुएशन में उसका भी प्रभाव पड़ा। और साथ ही साथ जब नए लीडर की एंट्री हुई महात्मा गांधी की, जो साउथ अफ्रीका से आए जनवरी 1915 में, तो उन्होंने ये सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का प्रयास किया। वो जान रहे थे कि हमें भी भारत में सभी लोगों को क्या करना है, आज़ाद करना है। तो उनका तो स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग था। वो किसको मानते थे? नॉन वायलेंस सत्याग्रह को मानते थे। तो गांधी जी सबसे पहले जब वो भारत आए तो वो सोचने लगे कि किस प्रकार हम लोगों को एकजुट करें, किस प्रकार से लोगों का जो मोमेंटम जो है वो आज़ादी के प्रति हम बढ़ाएं। उनके जो थॉट्स है मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं शॉर्टकट में एक लाइन में, कि नेशनलिज्म की भावनाओं को कैसे इंक्रीज किया जाए, तो ये गांधी जी सोचने लगे। तो उन्हीं के द्वारा गांधी जी जो थे उन्होंने सत्याग्रह शुरू किया, और ये सत्याग्रह जो था गांधी जी के द्वारा चलाया गया मूवमेंट था। और इस मेथड में वो क्या करते थे, अपनाते थे या अपनाए थे ट्रूथ और नॉन वायलेंस, यानी कि ट्रूथ मतलब सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। हम सत्य बोलेंगे और किसी के साथ मारपीट नहीं करेंगे, तो ये कहलाया हमारा सत्याग्रह। होता है गांधी जी को, जो गांधी जी के जो मानने वाले जो थे, या गांधी जी की इस थॉट को जो मानने वाले जो थे, उसको सत्याग्रही बोला जाता। 1917 में सबसे पहले गांधी जी जो है वो ट्रैवल किए चंपारण में। वहाँ पे पीजेंट लोगों को इंस्पायर किए कि आप जो है वो ब्रिटिश के द्वारा जो आप जो प्लांटेशन कर रहे हैं, इंडिगो प्लांटेशन, उस प्लांटेशन को आप रोक दीजिए, क्योंकि
जो ब्रिटेन जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा है। ये हमारे जिस जगह पर हम जो इंडिगो प्लांटेशन कर रहे हैं इसके कारण से हमारा ज़मीन भी बंजर होता जा रहा है। तो इस तरीके से वहाँ पे जो थे गांधी जी ने वो वहाँ के फार्मर्स को समझाया। फिर उनके बाद ये गए खेदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, यहाँ पे जो सब प्रॉब्लम जो चल रहा था प्लेगू महामारी के कारण और क्रॉप फेलियर के कारण, तो वहाँ पर भी जा कर के वो लोगों से मिले। और 1918 में महात्मा गांधी जो थे वह अहमदाबाद गए और वहाँ पे जो कॉटन मिल वर्कर्स के साथ जो उनके साथ जो कम पैसा दिया जा रहा था, उन लोगों को लो वेजेस में काम करवाए जा रहे थे, उनके लिए भी वो वहाँ पर जा कर के खड़े हुए। उस मोमेंट उनके द्वारा भी मूवमेंट शुरू किया गया। तो ये सभी जो आइडियाज़ जो थे गांधी जी के वो इसलिए शुरू किए गए, या उन्होंने इस प्रकार से बन करके ऐसा कर करके वो एक हीरोइक एक तरीके से एक आइकन बन गए और सभी लोग जो थे वो धीरे धीरे गांधी जी के मूवमेंट में साथ देने लगे। तो गांधी जी को हीरो बनता देख अंग्रेज लोगों के बोलते हैं ना एक आँख में गड़ जाना, तो उस प्रकार से गांधी जी भी आँख में गड़ गए थे। तो अंग्रेज लोगों के द्वारा जो हम उस टाइम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल 1919 में, वहाँ पर एक लॉ पास किया गया जिसका नाम आया रॉयल एक्ट। इस एक्ट में क्या था, अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर अगर लोगों को गैदर करके अगर क्या करता है, नारेबाजी करता है या एक तरीके से भड़काऊ भाषण देता है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और अरेस्ट करने के बाद विदाउट एनी ट्रायल, मतलब आप कोर्ट जा भी नहीं सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते, और आपको क्या कर दिया जाएगा, 2 सालों तक जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस लॉ को उस टाइम ब्लैक लॉ भी बोला जाता था, बोला गया है हमारे इंडियन हिस्ट्रीज में। तो 6 अप्रैल 1990 में गांधी जी ने नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च किया, हड़ताल किया, अलग अलग सिटीज़ में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई और गांधी जी को वहाँ पर दिल्ली इंटर करने से भी रोका गया। उसके बाद 10 अप्रैल 1919 में जो पुलिस जो थी वो अमृतसर में लोगों के ऊपर ओपन फायर कर देती है। उसी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर मार्शल लॉ लागू है और इस मार्शल लॉ में जो पावर जो था वो मिलिट्री के हाथों में दे दिया जाता है। और उस टाइम जो मिलिट्री हेड जो थे वो कौन थे, जनरल डायर। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जालियांवाला बाग मैसेकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 के लिए हमारे साथ बने रहें। बाय बाय।